आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कक्षा 12 इतिहास विषय के जो अध्याय संख्या 5 है। अध्याय संख्या 5 का ये चौथा पार्ट है। आज इसके अंदर सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंदर हम इब्न बतूता और उनके अनजाने को जानने की उत्कृष्टता, यानी अनजाने मतलब इब्न बतूता जैसे भारत की यात्रा पर आया था, भारत में कुछ इसने ऐसी चीजें देखी जो उसके लिए क्या थी, बिल्कुल नई चीजें थी, जिसमें हम वर्णन देखेंगे इसमें नारियल और पान का। जिसको नारियल को वो ऐसे कहता है कि एक जो मानव के सिर जैसे गिरीदार फल बताता है, और उसके अलावा हम नारियल के और क्या यूज होते हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो पान होता उस पान के बारे में अध्याय की शुरुआत में भी इन दोनों का वर्णन आया था, और पान के बारे में भी हम विस्तृत रूप से यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इब्न बतूता द्वारा जो भारतीय शहर है जैसे दिल्ली और दौलताबाद, उसका जो वर्णन किया गया उस वर्णन को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। आखिर उसने किस उद्देश्य से किया और उस समय भारत के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं हुआ करती थी, या उस समय के नगर किस टाइप के हुआ करते थे उसके बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें देखेंगे उस समय की जो संचार की एक अनूठी प्रणाली यानी जो डाक व्यवस्था थी, जो पोस्ट सिस्टम था, उसके बारे में देखेंगे। किस तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक एक निश्चित समय या बहुत जो कम समय के अंदर जो संदेशों का आवागमन होता था। और उसके बाद में हम एक विचित्र देश के बारे में जानेंगे, यानी ये विचित्र देश कौन सा, भारत को ही कहता, और ये वर्णन किसका, अब्दुल रज्जाक का, जो उसमें भारत के जो कोरोमंडल तट वाला बंदरगाह है कालीकट और बेंगलोर, वहां की यात्रा करता, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब देखते हैं हम इस वीडियो में डिटेल से। इस वीडियो के 3 पार्ट पहले ही अपलोड हो गए, उसे आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। जिसके अंदर हम विभिन्न भारत के अंदर जो भी यात्री है उनके बारे में हमने वर्णन किया था, और इब्न बतूता के बारे में भी हमने जाना था, जिसका जन्म 304 ईस्वी में तंजीर जो कि मोरक्को के अंदर, जैसा कि साइड में आप मैप में भी देख सको, अफ्रीका महाद्वीप के जो उत्तरी भाग के अंदर स्थित है। ये भी इस्लामी कानून का शरिया का बहुत अच्छा ज्ञाता था, और 1325 ईस्वी में इसने 22 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था, और ये भारत की यात्रा पर आया था। और भारत की जब यात्रा पर आता उस समय भारत के जो सुल्तान होते वो होते मोहम्मद बिन तुगलक वंश के, उसके समय आया, और दिल्ली के अंदर 8 महीने तक काजी के पद पर रहा था। इसके अलावा ये मालदीव में भी 18 महीने तक काजी के पद रहा था। इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रीला 1355 ईस्वी में लिखी थी। ये सारी डिटेल्स हम पूर्व के वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, और इस वीडियो में इब्न बतूता द्वारा जो अनजाने यानी भारत के अंदर क्या चीजें जो उसके लिए जो पहले उसने नहीं देखी नई चीजें थी, उनको वो जानने की कोशिश करेगा। तो जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया, जिसको यहाँ पार्ट के अंदर हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संसार तंत्र का हिस्सा बन चुका था, जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में अफ्रीका, जो पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका जहां पर ये मोरक्को था, और यूरोप तक फैला हुआ था। मतलब उस समय भारत का जो अन्य जो यूरोप अफ्रीका आदि जो महाद्वीप है उसके साथ में संपर्क स्थापित हो चुका था। किसके कारण, भारत के अंदर जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद में मध्य एशिया के साथ में, अफ्रीका महाद्वीप के साथ में जो भारत का संपर्क स्थापित हुआ था, चीन के साथ जो स्थापित हुआ था, और उसके बाद ये संपर्क यूरोप तक फैल गया था, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। जैसा कि हमने देखा इब्न बतूता ने सभी इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अपनी यात्राएं की, मतलब इन क्षेत्रों का जहां वर्णन है वहां पर वो यात्रा के लिए खुद गया था, और प्रत्यक्ष रूप से उसने वहां उन क्षेत्रों को देखा था। पवित्र पूजा स्थलों को उसने देखा, जो भी चाहे जिस भी क्षेत्र में गया उस धर्म से संबंधित उसने पवित्र पूजा स्थल थे उनको देखा। जैसे वो मक्का की यात्रा पर भी गया था, भारत में आया था तो भारत के भी तीर्थ स्थलों को देखा था। विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ उसने समय बिताया था, जैसे उस समय का भारत का सबसे अच्छा विद्वान शासक जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके साथ रहा। ऐसे और भी जगह हो रहा, और कई बार वो काजी के पद पर रहा, जिसका मैंने पूर्व में वर्णन कर चुका हूं। और शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया किसने, इस इब्न बतूता ने किया, जहां अरबी फारसी तुर्की तथा अन्य भाषा बोलने वाले लोग विचारों सूचनाओं और उपाख्यानों के आदान प्रदान करते थे। यानी उस समय की संस्कृति, उस समय का वैभव, इन सब का वर्णन वो अपने वृत्तांतों के अंदर करता है। इनमें अपनी धर्म निष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की, ऐसे राजाओं की, अब देखो ऐसे लोगों का ये वर्णन करता जो अपनी धर्म निष्ठा के लिए बड़े ही
प्रसिद्ध थे। और ऐसे राजाओं को जो निर्दयी थे यानी क्रूर थे, जिनके अंदर दया का बिल्कुल भी भाव नहीं था, यानी वो निरंकुश शासक थे, राजा थे, उनका भी वर्णन किया। और कुछ ऐसे राजाओं का भी इसने वर्णन किया जो दयावान थे, लोगों के प्रति हितैषी थे, लोगों के हित का ही ज्यादा ख्याल रखते थे। दोनों हो सकते, वो ऐसा वर्णन करता है। किसके बारे में? कि एक तो उन लोगों के बारे में जो धर्मनिष्ठ थे, एक उन राजाओं के बारे में जो निर्दयी भी हो सकते थे और दयावान भी हो सकते, तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं और उसके जीवन की कहानियां भी सम्मिलित है, उनका भी इसने वर्णन किया। यानी इसने आम से लगाकर खास तक सभी का इसने अपने वर्णन के अंदर जो अपनी रचना उसमें वर्णन किया। जो भी कुछ अपरिचित यानी जिनके बारे में इब्न बतूता जानता ही नहीं था, जो उसके लिए नई चीज थी, उनके बारे में यहाँ पर अपरिचित चीज का वर्णन हुआ, जो हम यहाँ आगे नारियल और पान के बारे में देखेंगे, उसे विशेष रूप से उसने रेखांकित किया और वही हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। साइड में इसके जो हम उदाहरण है जो इसने रहला नामक पुस्तक के अंदर दिए, वो भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता कि श्रोता मतलब जो सुनने वाला अथवा पाठक यानी जो पढ़ने वाला सुदूर यानी बहुत दूर के देश, अब सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह, अब यह सुगम्य का मतलब वैसे तो होता है, सुगम्य उस स्थान को कहते हैं जहां पर हम सहज रूप से जा सकते हैं, यानी जहां पर हम सरलता से जा सकते हैं, सरलता से जानने योग्य जो देश होते हैं उन्हें सुगम्य देशों के नाम। तो उसने भारत का जो वर्णन किया वो ऐसे ही सुगम्य देशों में किया है, जहां सरलता से आया जा सकता है, जहां सहज रूप से प्रवेश किया जा सकता है। अब इसने किस तरीके से इन अपरिचित चीजों का वर्णन किया उसको जानेंगे। इब्न बतूता के चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनमें नारियल और पान दो ऐसे वानस्पतिक यानी जो वनस्पति से होती थी उपज थी, जिनके पाठक पूरी तरीके से अपरिचित है, क्योंकि जिस क्षेत्र से इब्न बतूता संबंधित था उस क्षेत्र में ये चीजें होती नहीं थी, इस कारण उन लोगों के लिए नहीं थी, खुद इब्न बतूता के लिए नहीं थी। इस कारण आज भी हम जब कहीं भी जाते तो हम ऐसी चीजों कहीं अगर हम यात्रा करते तो ऐसी चीजों को हम जरूर नोट डाउन करते हैं जो हमारे लिए नहीं हो, यानी जो हम जिन चीजों से अपरिचित हो। वैसा ही इब्न बतूता किया और इसके बारे में हम पहले यहाँ नारियल का देख लेते हैं। साइड में यहाँ पर ये आया हुआ है नारियल का वर्णन इब्न बतूता द्वारा किया कि ये वृक्ष, अब यहाँ पर ध्यान देना, साइड में मैं आपको इसकी फोटो भी दिखाता जाऊंगा। ये वृक्ष स्वरूप से अनोखे, क्या पूछे, ये वृक्ष स्वरूप से अनोखे तथा प्रकृति के सबसे विस्मयकारी जो वृक्षों में से है कि ये हूबहू खजूर के, वो क्या करता है, देखो प्रारंभ में भी हमने देखा था वो किसी चीज के साथ तुलना करता है, तो यहाँ पर वो उसके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से इब्न बतूता आया था, मोरक्को से आया था, तो उस क्षेत्र के अंदर खजूर के पेड़ होते थे, तो उसको ऐसे ही दिखते थे। नारियल के पेड़ों की तुलना वो खजूर के पेड़ों से करता और इनमें कोई अंतर नहीं बताता सिवाय एक अपवाद, वो कहता है एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है, जो अब देखते हैं कि नारियल के साइड में आप देख सकते हो कि इससे काष्ठ फल प्राप्त होता है, जबकि दूसरे से खजूर, यानी जो नारियल का पेड़ होता है उससे तो काष्ठ फल प्राप्त होता है, जबकि दूसरा जो खजूर का पेड़ होता है उससे खाने को खजूर प्राप्त होती है। नारियल के वृक्ष के फल का मानव के सिर से मेल खाता है, किसके सिर से, मानव जो होता है मनुष्य उसके सिर से मेल खाता है, यानी ये चीज उसके लिए अजनबी थी, तो उसको ऐसा लगता था कि उसका जब हरा नारियल वो देखता था तो उसको ऐसा लगता था कि ये मानव के सिर से मेल खा रहा है, क्योंकि उससे भी मानो दो आंखें और एक मुख है ना, जैसा कि साइड में आप फोटो में भी देखो उसमें कितनी है, दो आंखें और एक मुख है, और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इसे क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं और लोहे की कीलों के प्रयोग की बजाय क्या करते हैं, इनसे जहाजों को सिलते, ताकि लोहे की कीलें, अब जहाज पानी में चलेंगे तो जल्दी जंग लग जाता है, जबकि नारियल से जो बनाई रस्सियां होती बहुत मजबूत होती है और जल्दी वो सड़ती गलती भी नहीं है। वे इससे बर्तनों के लिए भी क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते, खूब सारे बर्तन बनाने के लिए, बर्तन जिसके अंदर ऊपर हम बर्तन रखने का काम करते हैं, जैसे कि आप राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आप देखने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके की चीजें आपको, जिसको उनकी स्थानीय भाषा में अराई के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं पान के बारे में, जिसका वो वर्णन कर इब्न बतूता द्वारा किया गया पान का वर्णन। पान एक ऐसा वृक्ष है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर लेता हूँ ताकि आप यहाँ पर देख पाओ साइड में कि पान का पौधा कैसा है। ये अंगूर की तरह यहाँ पर ये वर्णन करता है, क्या वर्णन करता है यहाँ पर हम फिर से देखने का इसको प्रयास करेंगे। अंगूर की लता की तरह, मतलब ये एक बेल की तरह का उगाया जाता था और पान का कोई फल नहीं होता था, इससे केवल पत्तियों के द्वारा, यानी पान का पौधा ऐसा होता है जिसको एक तो छाया चाहिए
और दूसरा उसको क्या चाहिए, सहारा चाहिए। ये लता जैसा होता है यानी बेल टाइप का होता है, इसको छाया में और उसको चढ़ने के लिए क्या चाहिए, सहारा चाहिए, जैसा आप साइड में फोटो में भी देख सकते हो। और इसकी कोई फल नहीं होता और इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता, क्योंकि इसकी पत्तियों का प्रयोग किसके लिए होता है, खाने के लिए। इसे प्रयोग करने के लिए क्या होता है, प्रयोग करने की विधि ये है कि इसमें खाने से पहले सुपारी ली जाती है और ये जायफल जैसी ही होती, कौन, सुपारी। पर इसे तब तक तोड़ा जाता है कि जब तक छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते। किसकी बात हो रहा है, सुपारी को तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते। इसे मैं मुंह में रखकर चबाया जाता है और इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इसको चबाया जाता है। किसको, सुपारी को। यहाँ पर ये बात हो रही है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसके वर्णन से। यहाँ पर अगला जो वर्णन है वो इब्न बतूता और भारतीय शहरों का जो वर्णन करता है उसको देखने का प्रयास करें। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा हो, यानी कुछ करने का उसके पास हौसला हो, उनके पास इसके लिए आवश्यक साधन हो, संसाधन हो तथा कौशल यानी उनके अंदर योग्यता हो, कैपेबिलिटी हो उसके पास में। ये शहर धनी आबादी वाले और समृद्ध होगा, तो वही शहर तो वही होंगे जहां पर घनी आबादी होगी, बहुत ज्यादा आबादी होगी, और समृद्ध होंगे यानी वो उनकी क्या होगा, शान शौकत होगी, अच्छे पैसे वाले लोग वहां पर रहते होंगे। सिवाय कभी कभी युद्धों और अभियानों से होने वाले विध्वंस, यानी अब देखो जहां पर युद्ध होंगे तो सबसे ज्यादा केंद्र कहां पर होगा, उनका निशाना वही होगा, समृद्ध जो शहर होगा वही तो होगा, ताकि वहां से लूटपाट में उनको ज्यादा धन प्राप्त हो सके। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे, यानी वो वहां के वैभव का, वहां के बाजार का वर्णन करता है कि वो किस तरीके से जीवंत नगर थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से क्या थे, भरे रहते थे। यानी संसार की सभी प्रकार की जो वस्तुएं उन नगरों के अंदर आया करती थी, यानी इससे व्यापार की भी बहुत अच्छी हमें जानकारी मिलती है। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, बड़ी विशाल आबादी वाला और भारत में सबसे बड़ा बता, जो उस समय के अंदर भारत का सबसे बड़ा शहर था। जबकि दौलताबाद, जिसका भी वर्णन देखेंगे, ये महाराष्ट्र के अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, जिसको एक नाम था, देवगिरी नाम था पहले, इसका देवगिरी का नाम बदल करके फिर इब्न जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है इसने इसका दौलताबाद रख दिया था। से कम नहीं और आकर ये दिल्ली को भी क्या देता, चुनौती देता। हालांकि जो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तनवादी युद्ध असफल हो जाती है और वो फिर से अपनी राजधानी को जो दौलताबाद होता वहां से दिल्ली ले आता। अब यहाँ पर दिल्ली, जिसको अधिकतर हम देखते हैं प्राचीन साहित्य में हमें दिल्ली के नाम से ही इसका नामकरण मिलता है। दिल्ली, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली के नाम से उद्धृत किया जाता है, वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार कैसे, दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी आबादी वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीरें अतुलनीय है। यानी वो क्या करता है, दिल्ली का जो वैभव है उस वैभव का वर्णन करता है। शहर के चारों ओर प्राचीरें बनी हुई है, दीवारों की चौड़ाई कितनी है, वो कहती 11 हाथ और एक हाथ में लगभग 20 इंच के बराबर, यानी इतना चौड़ा उसका परकोटा बना हुआ है। इसके भीतर रात्रि के पहरेदार जो क्या करते हैं, पहरेदार और द्वारपालों के कक्ष जो क्या करते हैं, इस दिल्ली जो शहर है उसकी सुरक्षा किया करते हैं। और प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री मतलब खाने की जो वस्तुएं होती है वो, और हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र, घेरेबंदी के काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार, मतलब अलग अलग चीज के, जैसे खाद्य सामग्री के अलग भंडार, हथियारों के अलग है, बारूद के अलग है, प्रक्षेपास्त्रों के अलग है। आप मुझे कमेंट करके बताइए प्रक्षेपास्त्र क्या होता है और घेरेबंदी के लिए अलग भंडार बने हुए हैं। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार और पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे शहर तक आते जाते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने का काम करते हैं। और प्राचीर में भी खिड़कियां बनी हुई है, प्राचीर जो उसकी दीवार है वहां पर जो शहर की ओर खुलती है, और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश कहां पर आता है, अंदर की तरफ आता। किसकी बात हो रही है, भंडार गृह के अंदर। जो प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना हुआ है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से बना हुआ। इसे हम आगे देखेंगे प्राचीर का फोटो। इससे एक दूसरे के पास पास बनी हुई कई मीनारें भी है। इस शहर के 28 द्वार, ये ध्यान रखना, इब्न बतूता दिल्ली शहर के कितने, वैसे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें पूछ ली जाती जो अक्सर हम याद नहीं रखते। कितने द्वार थे, 28, जिन्हें वो दरवाजा कहा करता था। इनमें से वो बदायूं दरवाजे को सबसे विशाल बताता, जबकि मांडवी दरवाजे के भीतर वो कहता है कि अनाज मंडी थी। किसकी मंडी थी, अनाज, जहां अनाज बिक्री के लिए आया करता था। और गुल दरवाजे की बगल में फलों का बगीचा था। और इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन वो कहता था कब्रगाह भी थी, यानी जो शमशान घाट भी था, जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुम्बद बनाई गई थी और जिन
कब्रों पर गुंबद नहीं थी, उन्हें निश्चित रूप से मेहराब, जैसे यहाँ पर इस फोटो में देख रहे हो आप, ये मेहराब, कब्रगाह में कंदाकार, चमेली, जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे और फूल सभी मौसम में खिले रहते थे। यानी कब्रगाहों में ऐसे फूल उगाए जाते जो हर मौसम में खिले रहते थे। ये तो आपके जो है मेहराब वाली जो कब्र है। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो जो दिल्ली की जो एक बस्ती है, उस बस्ती की क्या की गई है, किलेबंदी की जो दीवार है, यानी ये जो दीवार है यहाँ पर ये जगह जगह इसकी क्या की गई, किलेबंदी की गई है, जहां पर पहरेदार बैठ करके इसकी सुरक्षा करते थे। यहाँ पर ये जो आप छोटे छोटे ये देख रहे हैं चिन्ह, यहाँ से वो तीर, हथियार आदि के द्वारा अगर आक्रमण होता था तो दुश्मन पर वार करने के लिए जगह 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 यहाँ पर बनी हुई थी। ये जगह आप देख सकते हो, ये इसकी क्या है, जो किलेबंद दीवार है जहां पर इसकी किलेबंदी की गई है। यहाँ पहले ये फोटो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इस विवरण को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कपड़े का फोटो दिया गया, पहले यहाँ नीचे हम देख लेते हैं। इस तरह की इकत बुनाई की अभिरचनाओं को उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया और उनमें सुधार की गई। अब देखो यहाँ पर इकत बुनाई, यही हमें देखना महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर ये जैसे देख रहे हो, इकत बुनाई इस वस्त्र के ऊपर की गई है। अब देखो इकत बुनाई का मतलब होता है ये धागों को बांधना, यानी धागों में क्या लगाना, गांठ लगाना। जैसे कुछ धागे होते हैं उसमें धागों में गांठ लगाई, जैसे ये चीज अलग करनी होती है तो ऐसे धागों में गांठ लगाई जाती है, ताकि जब रंगाई, ये मतलब ये क्या है, इकत बुनाई की रंगाई की तकनीक, ताकि जो गांठ लगाए भाग होता है उसको गांठ लगा देते हैं, फिर उसको बांध देते हैं ताकि वो जो कपड़े की रंगाई की जाएगी तो वो भाग रंगा नहीं जाए, वो कोरा रह जाए। और इससे कपड़े के ऊपर जो पैटर्न बनाने के लिए इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है। ये अलग अलग जैसे इसमें पैटर्न बने हुए हैं, तो इस तरीके से धागों के अंदर अलग अलग चौड़ाई के आधार पर इसका निर्माण किया जाता था। तो ये उस समय बहुत सारी प्रचलित थी और अच्छा महंगा कपड़ा भी ये उस समय माना जाता था। अब आगे देखते हैं, बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, यानी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, विनिमय मतलब लेन देन के ही केवल केंद्र नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था, क्योंकि उसमें अधिकतर जो हिंदू, भारत की जो आबादी हिंदू थी लेकिन शासन करने वाले मुस्लिम थे, तो इसी कारण शहरों के अंदर अधिकतर मुस्लिम लोग केंद्रित थे, तो वहां पर एक मंदिर और एक मस्जिद होती थी। उनमें से कम से कम कुछ तो नर्तकों, संगीतकारों, गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी स्थान होते थे। ऐसे स्थान मतलब अलग से थे जहां पर नर्तक अपना नृत्य कार्यक्रम संचालित करते थे, संगीतकार अपना कार्यक्रम संचालित करते थे, गायक लोग अपना कार्यक्रम संचालित करते थे, और राजाओं से लगाकर, यानी उस समय सुल्तान, उसके जो अमीर वगैरह या बड़े अधिकारियों से लगाकर सामान्य जनता का भाग लिया करते थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उनके वृत्तांत का प्रयोग ये तर्क देने में किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष में, अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा कह सकते हैं या अतिरिक्त कह सकते हैं, या जिसको सरप्लस कह सकते हैं, यानी जो गांवों की जरूरत से जो ज्यादा उत्पादन हो जाता था वो उत्पादन का अधिग्रहण से। अब यहाँ पर भी अधिग्रहण का मतलब क्या होता है, जो हम किसी अधिकार द्वारा ले लेना, किसी अधिकार जताते कि हमारा ये अधिकार, इस द्वारा उस वस्तु का कब्जा होता है वो अपने हाथ में ले लेना से प्राप्त करते। तो ये किस तरीके का कब्जा करते थे, ये अधिग्रहण, ये जो उस समय के जो सुल्तान होते थे वो टैक्स लिया करते थे, तो गांवों से टैक्स लेते थे कि भाई आपके पास जो अधिशेष यानी जो सरप्लस चीज है वो चीज पर हमारा अधिकार है, तो उसका हम क्या करेंगे, अधिग्रहण करेंगे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का क्या था, उपजाऊपन। उसने कहा था कि भारत की जो मिट्टी बहुत अच्छी है, जिस कारण बहुत इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि जो अनाज होता है वो अधिशेष हो जाता है और उस अधिशेष का अधिग्रहण राज्य कर लेता है, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसल उगाना संभव करता। कौन, वहां की उपजाऊ मिट्टी। उसने ये भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप, यहाँ पर ये 2 फसलें ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि इब्न बतूता भारत में कितनी फसलों के उत्पादन का वर्णन करता, तो 2 फसलों के बारे में। मध्य व्यापार और वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति, यानी अंतर एशिया, जो एशिया के हर देशों के जो स्थल मार्ग से हो या जल मार्ग से हो, उन सभी से जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, यानी उसमें भारत एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला देश था और सभी जगह पर उससे क्या होता था, व्यापार होता था, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा यानी उनको लाभ प्राप्त होता था, प्रॉफिट होती थी। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ों, महीन मलमल, यानी बहुत पतली इतनी आती थी मलमल कि एक अंगूठी से उसको निकाला जा सकता था, रेशम, जरी, चाटन की अत्यधिक मांग थी। अब देखो चाटन क्या, आप साइड में आप देख लीजिए,
जो मैंने आपको एक साटन मतलब एक मुलायम कपड़ा ही होता था, सूती कपड़ा, तो बहुत ऊपर से चमकदार, अच्छी तरीके से मुलायम और अंदर से थोड़ा सा खुद और लेकिन आरामदायक वस्त्र होता था, जैसे वर्तमान में भी इसका प्रयोग किया जाता पलंगों के रूप में, पहनने के वस्त्रों के रूप में। इब्न बतूता हमें बताता कि महिल मलमल की कई किस्में इतनी अधिक थी, इतनी अधिक महंगी थी, यानी उनका मूल्य इतना ज्यादा था कि इन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ़ यानी ज्यादा पैसे वाले लोग ही पहन सकते थे। बाकी आम जन की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उन्हें खरीद सके और उन्हें पहन सके। अब ये दौलताबाद के बाजार में संगीत का एक स्रोत जो इब्न बतूता द्वारा दिया गया है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए क्या था, बाजार था, उनके लिए अलग से एक बाजार का वर्णन करता है जिसे ताराबाद के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि दौलताबाद में पुरुष और महिलाओं के गायकों के लिए अलग बाजार था, उसका नाम क्या था, ताराबाद। ये सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक था। यहाँ बहुत सी दुकानें, प्रत्येक दुकान पर एक ऐसा दरवाजा जो मालिक के आवास में खुलता था। दुकानों को कालीनों से सजाया गया, जिसको हम कारपेट कह सकते हैं, और दुकानों के मध्य में एक झूला लगा हुआ था जिस पर गायिका बैठती थी और वो क्या करती थी, यहाँ पर गायन किया करती थी। वो सभी प्रकार की वस्तुओं, भव्य वस्तुओं से सजी होती थी और उनकी सेविकाएं उन्हें झूला झूलाती थी। किसको, गायिकाओं को सभी प्रकार की जो भव्य यानी जो वैभवशाली वस्तुएं होती थी उनसे सजी होती थी, अपना जो अलंकरण करे रहती थी, और उनकी सेविका यानी जो दासियां वगैरह होती थी वो उन्हें झूला झूलाती थी। बाजार के मध्य में एक विशाल गुम्बद खड़ा था जिसमें कालीन बिछाए गए थे और सजाया गया था, और इसमें प्रत्येक गुरुवार को सुबह की इबादत यानी जो पूजा के बाद संगीतकारों के प्रमुख, गुरुवार को देखो क्या होता है, मुसलमानों की जो नमाज होती है तो वो नमाज करते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर शहर में आते हैं, तो वो लोग जब ज्यादा लोग आएंगे तो क्या करेंगे, वो संगीत भी देखेंगे और भी चीजें खरीदारी भी करेंगे। तो इसलिए संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान वहां पर ग्रहण करते थे। गायिका एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाते। सूर्यास्त, जब सूर्य अस्त होता है उस समय गीत गाती और नाचती थी। इसके पश्चात वे लोग जो वहां पर आए हुए होते थे वो चले जाते थे। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें भी बनी हुई थी। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुम्बद में उतर कर आता था। कहां पर आता था, जहां पर वो गुम्बद वाला चीज है वहां पर आता था और गायिका उनके समक्ष भी गान प्रस्तुत करती थी। यहां तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा करते थे। हालांकि अधिकतर जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे वो संगीत को अपने इस्लाम के खिलाफ भी बताते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी थे बीच में उदारवादी प्रवृत्ति के जो ये देखने के लिए आया करते। आपके विचार में इब्न बतूता द्वारा इस विवरण गतिविधियों को क्यों रेखांकित किया गया? या तो हो सकता है एक जैसे इस्लाम के वो दिखाना चाहता हो कि इस्लाम में कौन सी चीजें वर्जित थी और कौन सी नहीं वर्जित थी, तो कौन पालन करता था, कौन क्या करता था, या फिर संगीत के बारे में वो कुछ अपना उसका कुछ उद्देश्य हो अलग से, तो इस तरीके से उसने इस चीज को रेखांकित किया हो। या फिर जो शासक वर्ग या बड़े धनाढ़ी लोग होते थे उनका जो रहन सहन को या उनके जो शौक मौसू क्या होती थी उनको दर्शाना चाहता। आपको भी कुछ अलग नजरिया लगता हो तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगला जो हम देखेंगे इसका तीसरा सब पॉइंट है संचार की एक अनूठी जो प्रणाली, जो डाक व्यवस्था, उसके बारे में। तो व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता। क्या करता? लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय मतलब जैसे आज हम होटल देखते हैं, तो वैसे होटल तो अलग होती है, धर्मशाला कह सकते हैं इसको, धर्मशालाओं का और विश्राम गृहों का, जहां पर क्या कर सके जो व्यापारी लोग होते हैं वो विश्राम कर सके, क्योंकि रास्ता लंबा होता था, पैदल ही अधिकतर जाना पड़ता, या बैलगाड़ियां वगैरह होती थी, एक निश्चित दूरी चलने के बाद उनको रुकना होता था। तो ऐसे विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर चकित हुआ, क्योंकि वो उसने अपने क्षेत्र में ऐसी नहीं देखी थी। उसने व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजने और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, उधार प्रेषित करना मतलब अपना संदेश जो वहां पर पहुंचा, बल्कि अल्प यानी कम समय में अल्प सूचना पर माल भी वो वहां पर भेज सकते थे। इससे व्यापारी बने हुए थे, उधार चीजें भी भेज सकते थे और कम समय में वो अपना माल भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा अगर सामान्य लोग यात्रा करेंगे 50 दिन लगेंगे, लेकिन गुप्तचरों की खबरें जो सुल्तान तक डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र कितने 5 दिनों के अंदर ही पहुंच जाती थी। हम अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से ये डाक के द्वारा सूचनाएं पहुंचती। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था उसमें थी। एक अश्व डाक व्यवस्था, कैसे? अश्व यानी घोड़े के द्वारा, और जिससे उल्लूक कहा जाता है। ये ध्यान देना, जो अश्व वाली डाक व्यवस्था है उसको जो सल्तनत काल है उसमें क्या कहा जाता था? उल्लूक कहा जाता था। हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राज्य की घोड़ों द्वारा वो क्या होती थी? संचालित होती थी। पैदल डाक, दूसरी डाक व्यवस्था पैदल थी। पैदल डाक व्यवस्था के
मील, 3 अवस्थान, यानी 1 मील में 3 जगह रुकना पड़ता था, जिसे दावा कहा जाता था। क्योंकि घोड़े से तो 4 मील तक की ज्यादा दूरी तय कर दी जाती थी, लेकिन पैदल व्यक्ति इतनी दूरी नहीं था। 1 मील में भी वो कितनी 3 जगह उसका रुका होता था। और ये 1 मील का 1 तिहाई होता था। जहां एक जगह दावा क्या होता था, दावा 1 मील का 1 तिहाई हिस्सा होता था। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे। ये मंडप किससे, उन जो संदेशवाहक लोग होते थे उनके होते थे, जिसमें लोग कार्य का प्रारंभ, यह एक तरीके से उनका वर्तमान में जैसे ऑफिस होता है वैसे ऑफिस ही मान सकते हैं। प्रारंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते और उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी छड़ होती थी। अब छड़ होती थी जिसके ऊपर में तांबे की घंटियां जिसको वो बजाता था। कैसे बजाता था आगे हम देखेंगे। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा प्रारंभ करता था तो एक हाथ में पत्थर लेता था और दूसरे हाथ में घंटियों वाली छड़ लिए वह क्षमता अनुसार, यानी जितनी उसकी ताकत होती थी, उसकी कैपेसिटी होती थी, उसके हिसाब से वो तेज भागता था। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते थे तो वो तैयार हो जाते थे, और जैसे ही संदेशवाहक उनके पांच पहुंचता था उनमें से एक उससे पत्थर लेता और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत के साथ वो भी आगे की यात्रा के लिए दौड़ पड़ता था। जब तक वह अपने अगले दावा तक, दावा मतलब जैसे अब ये 1 मील का रास्ता है तो एक यहाँ पर हो गया, ये सब 3 दावे उसके अंदर होते थे। तो पहले दावे के ऊपर आया व्यक्ति वहां से ये आगे भागना, ये दूसरे दावे तक जाता था, फिर यहाँ से भागकर तीसरे, ऐसे आगे आगे वो चलते रहते थे। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती थी। ये पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था अधिक तीव्र, यानी मतलब तेज थी। पैदल व्यवस्था से डाक व्यवस्था के मुकाबले तेज गति से संदेशों का आदान प्रदान होता है, जिसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया। खुरासान के जैसा ऊपर मानचित्र के अंदर देखते हो, जो मध्य एशिया वाला इलाका है, जिसके अंदर हम उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र है। हालांकि वर्तमान खुरासान देखे तो एक ईरान का एक प्रांत है, तो वहां के जो फल खराब नहीं हो जाए और जल्दी से भारतीय क्षेत्र में पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग होता था। अब यहाँ पर एक जो अब्दुल रज्जाक है, उसने एक विचित्र भारत का वर्णन किया, उस वर्णन को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यानी एक विचित्र जो देश का रूप में वो वर्णन करता है, किस टाइप से करता है उसको समझेंगे। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज्जाक का यात्रा वर्णन संवेगों और उद्बोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट, जिसे आज वर्तमान में कोझिकोड कहते हैं, बंदरगाह पर उसने जो देखा उसने प्रशंसनीय, मतलब उसके हिसाब से उसको अच्छा नहीं लगा कि ऐसा कुछ अच्छा वहां कालीकट के बंदरगाह पर था ही नहीं जिनकी प्रशंसा की जा सके, जिनकी खुशामंद की जा सके। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। कौन कहता है? ये अब्दुल रज्जाक कहता है। उन लोगों को उसने क्या बनाया, एक विचित्र देश बताया। मतलब इस टाइप के वो लोग थे कि उनको लगा कि ऐसे लोग उन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं देखे थे, ऐसी बसावट उसने अपने क्षेत्र में नहीं देखी थी, तो इसी का उन्होंने उन लोगों को विचित्र देश बताया। क्योंकि वो कहां से आया था, अब्दुल रज्जाक ऐसे क्षेत्र से आया था जहां पर इस तरीके की प्रणाली जो उसने कालीकट में देखी थी वैसी नहीं होती थी। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर भी गया और पश्चिमी घाट को उसने पार किया। जैसे मानचित्र के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर जैसे आप ये भारत का जो मैप है, आप मैप देखोगे तो इस मैप के अंदर जो इस साइड वाला इलाका जो ये यहाँ पर पश्चिमी घाट है और इधर ये जो आपका पूर्वी घाट है, जो कालीकट भी आपका यही था, कालीकट, ठीक है, कालीकट मैंगलोर इसी पश्चिमी घाट पर अवस्थित है। तो फिर जैसे वो मैंगलोर आया उसने पश्चिमी घाट को पार किया, या उसने एक मंदिर देखा जिससे उसे प्रशंसा ने भर दिया। इतना अच्छा मंदिर था जिसके बारे में वो खुद से ऐसा हो गया कि बहुत अच्छी चीज है और उसकी प्रशंसा करने लगा था। मैंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है, जिसकी तुलना पूरे विश्व के अन्य पूजा स्थलों से नहीं की जा सकती। ये वर्गाकार था जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज और ऊंचाई 5 गज की थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांचे से ढका हुआ था। कैसे ढला हुआ, जो कांचा होता था तो उससे ढका हुआ था। मंदिर का वर्णन है। प्रवेश द्वार में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृतियों जैसी और कैसी थी, आदमकद थी, मतलब आदमी के जैसी मूर्ति थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के जो माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता कि मानो वह देख सकती हो और इस शिल्प और कारीगरी के वो क्या मायने हैं। मतलब इस शिल्प और कारीगरी को देख करके वो इतना हो गया कि इस तरीके की कारीगरी आखिर किस तरीके से की गई थी। अगर इसका मायना आपको नजर आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए।